चौरसिया जी हैं, सब ये लीजिए सभी लोग जितने मीडिया यहाँ वहीं कर लो सबका। उसके बाद लड़का तो पहन लो भाई साहब, आज आप हमारे पारिवारिक सदस्य हैं। हाँ सब लोग अच्छे से अध्यक्ष जी परमिशन है आप तैयारी। हाँ अब परिचय के क्रम में मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही शुरू हो, फिर हम सब लोग अपना अपना परिचय देंगे। सुधीर त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, और अब ये जो संगठन किसान कल्याण परिषद है, आप सब लोगों के सहयोग से इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। मैं डॉक्टर अशोक यादव हूँ, राजस्थान जयपुर से हूँ और किसान मोर्चे में तीसरे कार्यकाल में त्यागी साहब के समय में भी मैं उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा हूँ और भारत सरकार में भी EPFO का मेंबर हूँ। विश्व हिंदू परिषद से मैं आया हूँ और समाज की राजनीतिक क्षेत्र में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर संगीता त्यागी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा की बेटी और उत्तर प्रदेश की बहू हूँ और दिल्ली मेरा कार्यक्षेत्र है, यानी तीनों स्टेट का संगम है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है और दिल्ली प्रदेश सह प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया है और खासकर कृषक महिलाओं को, क्योंकि अब से पहले इस विषय पर किसी ने कोई काम नहीं किया था, तो राष्ट्रीय स्तर पर माननीय सुधीर त्यागी जी के नेतृत्व में, इनके सहयोग में और भाई साहब आलोक पांडे जी के सहयोग में हमने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है। और अभी जो वर्तमान में हमारा ये सामाजिक संगठन है किसान कल्याण परिषद, इसमें आप लोगों के सहयोग से एक मौका मिला है दोबारा से हमें उन सरकारी योजनाओं को कैसे हम जमीनी लेवल तक पहुंचाएं, तो मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का यहाँ पर दायित्व मिला है और निरंतर आप लोगों के सहयोग से, प्रोत्साहन से हम लोग आगे कार्य करेंगे मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ साउथ कैंपस में। सबको जय श्री राम। मैं सुभाष पाटीदार MP से हूँ, मध्य प्रदेश से। विगत 15-20 वर्षों से किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही हूँ, पाटीदार समाज की प्रांत उपाध्यक्ष रही हूँ और भाई साहब के आशीर्वाद से अभी मुझे जो सचिव का दायित्व मिला है, मैं सबको आश्वस्त करती हूँ कि मैं इसको जमीन तक, घर घर गांव-गांव जाकर किसानों की जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे और आप सबको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि बहुत अच्छा काम करूँगी और कर भी रही हूँ काफ़ी टाइम से। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। अभी राय त्यागी मध्य प्रदेश से, मुरैना जिले से, चंबल क्षेत्र से और मुरैना में जिला पंचायत का सदस्य भी रहा मुरैना का और पार्टी के विभिन्न मंडल अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश की कार्यसमिति तक जो है पदाधिकारी रहा हूँ। समाज का भी जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आदरणीय भाई साहब के नेतृत्व में हमारे किसान कल्याण परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सबको जय श्री राम। जय श्री राम। उदय भान, ऐसे मैं पैतृक रूप से बिहार से हूँ। रहना 10 दिन दिल्ली, 5 दिन पटना और 10 दिन में देश भर, जहाँ जिस ढंग का संघर्ष विगत पृष्ठभूमि मेरी रेडिकल रही है। नेताजी यानी नेताजी शब्द हम लोग दो ही इस देश में हम लोग जैसे लोग जानते रहे। सुभाष चंद्र बोस के बाद नेताजी शब्द इस देश में राजनारायण जी के लिए उपयोग हुआ था। बाद में उसने किसी का नकल किया, लेकिन देश पर मारे। हम लोग अंडर एज में राजनारायण जी के संपर्क में आ गए थे, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। नाना जी उस समय मेरे सांसद थे उनके साथ। तो राजनारायण जी उसके बाद से क्रम में किशन पटनायक, समाजवादी मूवमेंट आंदोलन और यहाँ पर किसान कल्याण परिषद के केंद्र बिंदु सुधीर जी की स्नेहता और उनकी सारी चीज़ों में एक नए तरह का परकाया प्रवेश मेरे लिए, इसका अनुभव भी मैं चाहता हूं और यह मानसिक रूप से इस पर शोध भी चाहता हूं। इस क्रम में इस काम को करने के लिए मेरे लिए कार्यक्रम में परकाया प्रवेश है।
मैं अमरेश कुमार त्यागी, उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, गाँव खजूरी। और मैं भी उपाध्यक्ष भाई साहब की उससे। लोकेंद्र कुमार, मेरा गांव ननेड़ा है, ये रुड़की की बगल में है, मेरा जिला हरिद्वार है, उत्तराखंड से हूँ। RSS की गतिविधि का जिला ग्राम और जो भी आदेश करेंगे माननीय अध्यक्ष जी उसका पालन करें। एडवोकेट जी यस यस और उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी तो सबको नमस्कार। राजकुमार जगतपुर से दिल्ली का निवासी हूँ। भारतीय मजदूर संघ में 10 साल का अध्यक्ष के पद पे मैं रहा हूँ और सुधीर त्यागी जी ने हमें जोड़ा है तो पूरी निष्ठा से काम करेंगे। रिटायर हुए सरकारी रणबीर आओ यहाँ पर भाई कुर्सी लगवा लो। अरे हमें लगा लो, पर कार्यकर्ता है। अरे मनोज को उसको बुला लो ना, मनोज को बुला लेना। इसमें लगवा लो, खींच लो इसमें से। 2-4 यहीं रहो, तुम तो यहीं रहो यार, इधर ही रहो। यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। नीचे नीचे तो यहाँ से शुरू करो। रणबीर रह गया वहाँ से ले लो पहले। नहीं, रणवीर जी का पहले अभिनंदन कर लो। लेट हो गए बेचारे, कोई बात नहीं, बड़ा जान। हाँ, अब वो आगे संचालन करो। ना पहले उनके बोलो। रणबीर अपना पर्चा दोगे? रणबीर चिकारा, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। सीके मिश्रा जी। सभी को प्रणाम। मैं चंद्रकांत मिश्रा एडवोकेट लखनऊ से हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य था। आलोक भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, साथ में हम लोग पढ़े लिखे हैं। इनके दिशा निर्देश से आपके इस संगठन किसान कल्याण परिषद से मैं जुड़ा हूँ। राष्ट्रीय सचिव का पद आपके द्वारा प्रदान किया गया है। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ जो भी दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय का, महासचिव जी का होगा, अच्छा सा पालन करूंगा। मैं सुरेंद्र कुमार प्रजापति, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, वहाँ का प्रॉपर निवासी हूँ। और हमारी एक संस्था है राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ, उसका राष्ट्रीय मुख्य महासचिव हूँ। लगभग 20 प्रदेशों के आसपास उसमें कार्यरत है। 30-32 साल सामाजिक राजनीतिक सफर रहा है और आदरणीय सुधीर त्यागी जी का और शीर्ष नेतृत्व का जो भी मुझे इस में थोड़ा सा सहयोग के लिए जोड़ा है राष्ट्रीय सचिव पद पर, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जिस लायक मौका दिया जाएगा या उसका निभाने की बहुत निष्ठा और उसके मैं लाल किक्का हरियाणा से। अध्यक्ष जी ने मुझे अभी पार्टी की तरफ। नमस्कार, मैं मोतीराम जी हूँ, हरियाणा से हूँ। भाई साहब के साथ आया हूँ, समाज सेवी हूँ। मैं आपके दर्शन करने दिया हूँ। क्या नाम बताया आपने? मोतीराम जी। मैं हरदेव चौहान, हरियाणा से किसान मजदूर सुधार कमेटी का अध्यक्ष हूँ और बीजेपी से मैं जुड़ा हूँ, 98 से जुड़ा हूँ। बीजेपी के लिए काम किया मैं। हरदेव चौहान जी। सभी को प्रणाम। मैं रजनीश त्यागी, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का सह प्रभारी। और गांव मेरा दिल्ली देहात है, बुराड़ी। और मुझे अध्यक्ष जी ने जो है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, उसको मैं पूर्ण रूप से निभाऊंगा। और आप सभी को प्रणाम। सभी को नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह यादव, तहसील बरौड़, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और अशोक जी हमारे अध्यक्ष जी हैं समाज से। मेरे को भी प्रदेश का महासचिव बनाया था और जिला अध्यक्ष रहा हूँ किसान यूनियन का, राजस्थान किसान यूनियन का। और पंचायत, हमारी पंचायत सरपंच रहा हूँ योजना में।
क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह झांसला। सभी को प्रणाम। मैं मनोज कुमार, यूपी मुजफ्फरनगर से। भाई साहब सुनील कुमार जी के आशीर्वाद से प्रदेश में कोषाध्यक्ष रहा हूँ किसान मोर्चे में। उससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाई साहब के सौजन्य से, और भाई साहब ने जो दायित्व दिया है राष्ट्रीय महासचिव का, मैं इनका बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और माननीय सुधीर कुमार जी के नेतृत्व में संगठन बहुत ही ऊंचाइयों को छुए। मेरी यह शुभकामनाएं। नमस्कार आप सबको। मैं आलोक कुमार पांडे, रहने वाला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। दिल्ली कर्म भूमि है, वकालत करता हूँ। बार का उपाध्यक्ष रहा हूँ नई दिल्ली बार एसोसिएशन का। सबसे छोटी उम्र में दिल्ली एनसीआर में बार का उपाध्यक्ष रहा। किसान मोर्चे में राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा। लीगल सेल में राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा। पिछली कार्यकारिणी में राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व रहा और सब प्रभारी रहा मैं हिमाचल का, और चुनाव प्रभारी रहा मैं हरियाणा का। वर्तमान समय में संगठन में महासचिव का दायित्व है और आप सबके दिशा निर्देश, आप सबके बताए हुए रास्तों पर चल के संगठन को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का दायित्व निभाऊंगा। धन्यवाद। एयरपोर्ट से आए थे ना सीधे। हाँ, सदन जी मैं संतमन त्रिपाठी पत्रकार हूँ, और भाई साहब ने सुधीर त्यागी जी, आलोक त्यागी जी के साथ हम लोग किसान मोर्चा में भी काम किया है हमने। और कोई बात नहीं, आलोक पांडे जी नहीं ठीक है, आप सही दिशा में हैं। एक खुशी की बात मैं बता दूं कि विधानसभा ग्राम सभा और कुछ मतलब जिले में संगठन सृजित करने की बजाय विधानसभा और पंचायत प्रत्येक पंचायत में हमारा एक प्रमुख होना चाहिए और प्रत्येक विधानसभा में हमारे एक अध्यक्ष होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष उसके बने, जिला नहीं विधानसभा क्योंकि वो राज्यों के हिसाब से छोटा हो जाएंगे ना, वो इससे पूरा सही तरीके से। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल चल ही रहा है। अच्छा, और क्या विषय रहेगा? दूसरा कि अब एक तो स्वरूप हो गया और संगठन की नीतियां जो हैं उन पे और क्या चीजें आ सकती हैं? संगठन की नीतियों में सबसे पहले तो हमारा एक बृहद व्रत होना चाहिए कि हम काम, ये जो संगठन बनाया वो किस काम के लिए बनाया है। जानकारी आप पूरी दें। मैं दूँ, दे दीजिए आप। तो आप इधर आइए। अनिल जी आओ, परिचय दो अपना। भाई महामंत्री जी जरा, प्रधान जी एक कुर्सी, एक कुर्सी यहीं लगवाओ। थोड़ा कुर्सी ले लो चंदी जी। किसका लेना? वैसे थोड़ा फैला लो, थोड़ी फैला लो। एक कुर्सी यहाँ लगाओ। अनिल जी कुर्सी लगा दो, थोड़ी उधर कर लो। इधर आइए भाई। त्रिपाठी जी स्वागत करिए। अनिल जी हमारे बीच से गुजरात से हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं अनिल कांति भाई जी। खड़े हो जाओ भाई जी। ये मास्क फिर लगा लेंगे मास्क। स्वागत करो। अपना परिचय और बता दीजिए। अनिल के पटेल, गुजरात सूरत से रहने वाला हूँ। अल्पार का व्यवहार है और सूरत में बीजेपी में काम संभाल। बीजेपी में कोई और भी चलाते हो समाज वो भी पूरा बता दो। कांठा विस्टा कोड़ी समाज के अंदर युवा का अध्यक्ष। बहुत बढ़िया। एक गाड़ी पैंती भी इनका बिल्ला बोला। आप बताइए। सभी मेरे साथियों को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार। तकरीबन तो यहाँ सब चेहरे आपस में जानने वाले हैं, सब संगठन से जुड़े लोग हैं। हमने और यादव जी ने भी, पांडे जी ने भी, पवार जी, त्यागी जी सब बैठे हैं, संगीता जी, किसी न किसी रूप में साथ में काम कराइए। और बहुत दिन हमने बीजेपी में, किसान मोर्चे में काम कराया। किसी कारणवश ये जो संगठन हमें बनाना पड़ा कि जो हम किसान मोर्चे में रहते हुए काम नहीं कर पाए, गांव-गांव तक नहीं जा पाए, कुछ मर्यादा होती है संगठन की अपनी, तो संगठन के हिसाब से ही पदाधिकारी बनते हैं, संगठन के हिसाब से ही समितियाँ बनती हैं। और इस पे मैं विस्तार से आपको बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी या वो नहीं है, ये हमारा एक ट्रस्ट है किसानों का। इसका नाम किसान कल्याण परिषद रखा गया है और इसकी मूल जो वो है आवश्यकता जो महसूस करी हमने,
कि जितनी प्रधानमंत्री जन योजना है जो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो बहकावे में आके कर रहे हैं या उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं पूरी, हम सरकार की बात संगठन में रहते जो नहीं पहुंचा पाए वो हम गांव-गांव तक ले जाने का काम करेंगे। जो भी योजना गांव तक पहुंची है लेकिन भोले भाले किसान को नहीं मिल पाई है, क्यों नहीं मिल पाई है? वो सरकारी कर्मचारी की वजह से नहीं मिल पाई है, या किसान, भाई सब किसान पढ़े लिखे तो है नहीं, हाँ, अनपढ़ भी हैं, बच्चे गांव से निकल गए हैं। तो बहुत से किसान ऐसे हैं मेरे भाई लोग कि जिनको पता ही नहीं है कि हमें ये योजना लेनी है, हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमें ग्राम सभा पे एक आदमी नियुक्त करना बहुत ज़रूरी है कि जो सारी योजना जो हमारी ज़िले तक जाए, ज़िले से विधानसभा जाए, विधानसभा पे गांव पंचायत में जाए। इसको लेते हुए ये किसान कल्याण परिषद का गठन किया गया है कि जो जितनी भी सरकारी योजना है वो किसान की हो, मजदूर की हो, उज्ज्वला की हो, मतलब जितनी भी सरकार की योजना है, कल्याणकारी योजना, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, सब गांव तक पहुंचे। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किस प्रकार आय दोगुनी हो किसान की, तो उसमें कुछ कुछ तो कामयाब हुए भी हैं। तो रात दिन जो चिंतन और चिंता करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसी को लेके हमने ये संगठन खड़ा करा है कि जो हम गांव-गांव तक पहुंचने का काम करें। उसमें अकेले किसान खेती से आय दुगनी नहीं हो सकती, उसमें जो हमारा पारंपरिक था पहले भी, पशुपालन का काम सबसे पहले था गांव में, कि वो बड़ा किसान होता था जिसके यहाँ 10 भैंस बन रही हैं, 4 गाय बन रही हैं, 10 बैल बने हुए हैं, आज वो सब चीज़ कम होती जा रही है। आप ये देखिए, ये जो आज कह रहे हैं कि अन्नदाता, किसान पहले से ही अन्नदाता था, अन्नदाता रहेगा। इस देश को कमा के खिलाने वाला अगर कोई है तो वो है किसान जी। किसान समझ तो देश समझ। किसान आप देखिए, सब गांव से बिलोंग करते हैं, किसान के ऊपर कितने आदमी निर्भर करते थे। हम बच्चे थे जब गांव में रहते थे, हमारे दादा पिताजी, आप यहाँ कहीं से लग जाइए, पहली जाति नाई जो सेब बनाता था, सही, लोहार जो हल्की फाली बनाता था, बढ़ई जो हल बनाता था, अब प्रजापति जो सुरेंद्र जी को पता होगा जो गांव में बर्तन बनाने का काम करते थे, धीमर, धोबी, मतलब कोई कौम ऐसी बची हुई नहीं थी जो किसान के ऊपर निर्भर नहीं थी। बिल्कुल सही बात। सबको किसान खिलाता था और बाद में खाता था, लेकिन वो लोग भी सब किसान के साथ ही चलते थे। तो जो अब गैप आया किसान के और मजदूर के बीच में, वो भी भेदभाव मिटाना है। आज किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, सब गांव से प्लान कर रहा है, गांव में रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें जो साधन हैं, रोजगार हैं, वो गांव में मुहैया कराने में उसमें भी किसान कल्याण परिषद की अहम भूमिका होगी। उसे हम निभाने का काम करेंगे। उसमें मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, मतलब जिस तरह से भी किसान की आय दुगनी हो। परंपरागत खेती छोड़नी पड़ेगी, फल पे आना पड़ेगा, बाग पे आना पड़ेगा। तो इन सबको पहुंचाने का काम किसान कल्याण परिषद करेगा और इसलिए इस संगठन की जरूरत पड़ी। अब इस पर आप विचार करके जिस तरह से भी सब साथी कहें इसको लेके चलें। नहीं, ठीक है, ये अपने विचार रखें, सबके विचार से ही इससे आगे बढ़ेंगे। ये त्यागी साहब ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा। मैं तो एक छोटा सा निवेदन और करूँगा। सरकारें तो देखो आती हैं और जाती हैं, कोई फर्क नहीं। कई सरकारें अच्छा काम करती हैं, कई सरकारें खराब काम करती हैं। तो हमारे संगठन का मूल काम होना चाहिए, जो अच्छे सरकार के विषय हैं वो हमें अपने गांव, गरीब घर तक सबके पास पहुंचाने का विषय हमारा प्रमुख रूप से रहना चाहिए। और जैसे त्यागी साहब बता रहे थे, डॉक्टर साहब एक मिनट भूल गया, मैंने वो भी रखा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, हमारा मूल वही है, हेडिंग भी वही है आज का जी। हम सरकार और किसान के बीच में सेतु का काम करेंगे जी। हम धरनेबाजी नहीं करेंगे, नहीं ठीक है, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम किसान को परेशान नहीं होने देंगे जी। हम सेतु का काम करेंगे किसान और सरकार के बीच जी। वो मैंने पहले बताई ना आपको, वो पहुंच क्यों नहीं पा रही है? वो सरकारी कर्मचारी की कमी है या किसान लेने में असमर्थ है। तो उसी भेदभाव को दूर करने के लिए हमारी ये संस्था काम करेगी जी। आप आगे बताएं। और दूसरा विषय है, जो अच्छी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार किसी की भी हो, राज्य में किसी की भी हो, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है,
जो हमारे भारत के निर्माण में जो भी अच्छे विषय आए हम उनको हमारा संगठन गांव तक पहुंचाने का काम करे। दूसरा, कई तकलीफ़ें ऐसी होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का भी काम करें, तब हमारी पूरी सार्थकता रहेगी। केवल पहुंचाने से काम नहीं है, मतलब सरकार का केवल पहुंचाने से काम नहीं रहे, नहीं हल कराएंगे। हमारा काम मूल ये रहे कि हमारी मूल तकलीफ क्या है। सरकार ने घोषणाएं तो कर दी, लेकिन हमारे उस घोषणाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, ये विषय हमें सही जानकारी संबंधित सरकार को पहुंचाने का भी हमारा मूल उद्देश्य रहे। अब जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे जो योजनाओं के बारे में, बहुत सारी चीज़ें गांव तक पहुंची नहीं है, गांव में अभी तक है नहीं है। हमें अगर वास्तविक रूप से काम करना है, संगठन का कोई स्वरूप बनाना है, तो हमें तकलीफ़ों को उजागर करना है। और जब तक हम तकलीफ़ों को नहीं मतलब अपना मुख्य विषय नहीं रखेंगे, तब तक कोई भी संगठन चल नहीं पाएंगे। संगठन वही चलते हैं जो तकलीफ़ों को निवारण के उसमें हित में रहते हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा संगठन का यही रहना चाहिए कि हमारी मूल तकलीफ़ जो है और सरकार के निर्देशानुसार जो चल रही है और उनसे हम वंचित हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो सरकार तो ठीक काम कर रही है हमारी सब, तो जिसके हम राज्य में रह रहे हैं सरकार उसकी होती है तो हम उसी के हैं, लेकिन वो उसका मूल लाभ नहीं मिल पाता। तो अगर इतना बड़ा काम अगर केवल सूचना ही पहुंच जाए, मैं उदाहरण के लिए मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश के एक फिरोजाबाद ज़िले में गया और हमारे किसान कल्याण में 6,000 रुपया जो प्रधानमंत्री जी ने हर एक किसान के खाते में डालने का जो विषय रखा था 2,000 किस्त का, 2 पंचायतें हमें ऐसी मिली कि एक भी किस्त नहीं मिली उन्हें। तो उन लोगों ने जब उनके मैं गांव में जब लोगों को चर्चा में था तो बोले साहब क्या बात कर रहे हो, हमें तो लाभ ही नहीं मिला। हमने तत्काल एसडीएम को, कलेक्टर को फ़ोन किया कि ये हमें सुनने को मिल रहा है। तो एसडीएम ने से तो कहा कि भाई पैसा तो आया लेकिन इन पंचायतों में अभी तक गया नहीं, इतना पैसा पूरा नहीं आया है कि इन सबको मिल सके। मैं साल भर बाद दोबारा मुझे उधर से गुजरना हुआ तो साल भर बाद भी पैसा नहीं मिला। हमने कलेक्टर को कहा, मैं कलेक्टर साहब आपने पिछली बार ये कहा था, क्या इन लोगों के खाते में पैसा पहुंचेगा ही नहीं? तो सौभाग्य से वो पैसा कलेक्टर ने उसको सरकार को लिखा, जिन जिन अधिकारियों को लिखा और सबके पास पैसा पहुंचा। तो ये काम छोटा सा था और लेकिन काम बड़ा बन गया। अगर हमारे संगठन के लोग ऐसे ही छोटे छोटे काम अच्छे जो सरकार के दिए हुए हैं और तो पहुँचेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे लोग हमसे जुड़ेंगे, किसान भी जुड़ेंगे, मजदूर भी जुड़ेगा और गांव के आम आदमी भी हमसे जुड़ेंगे। ऐसा प्रयास रहे। और बोलो अब अगली मीटिंग आपकी उसमें रखना है कि क्यों संगठन संबंधी बोलना है? अभी संगठन पे ही बोलना, संगठन तक तो इतना सीख है, संगठन पर ये करिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लंच के बाद प्रोग्राम और इन सब पे जी एक बार आप सभी को फिर प्रणाम करती हूँ। संबंधित विषय पर बोलने से पहले हिंदुस्तान के दिल और ऐतिहासिक अपना महत्व संजो कर रखने वाली और मेट्रोपॉलिटन जो आधुनिक शहर दिल्ली है, इसमें एक बार फिर आपका मैं स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विषय रखे हैं, अगर हम उन सभी विषयों पर मनन करें, अभी हमारे माननीय साथ में बैठे हैं जिन्होंने अभी कुछ विषयों पर अपने विचार रखे थे, मैं उन्हीं विषयों को दोबारा से नहीं दोहराऊंगी, कुछ दूसरी चीज़ें भी इसमें ऐड करना चाहूँगी। ऐड करोगे? अगर वर्तमान आंकड़े देखा जाए तो अभी भी वर्तमान में कृषि पर 50% लोग जो हैं अभी भी उसी पर उनकी आजीविका उसी पर निर्भर करती है। और खेती बाड़ी अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है और हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि भारत जो है हर चीज़ के लिए, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि हर गांव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम था, गांव से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ किसान भी था, वहाँ बढ़ई भी था, वहाँ नाई भी था, वहाँ उपकरण बनाने वाले भी थे, सफाई कर्मी भी थे। तो इसी तरह से एक दूसरे के सहयोग से जो है सभ्यता फलती रही, फूलती रही।
पुराने आंकड़ों में 70% से ज़्यादा जो कृषि पर लोग निर्भर करते थे, और ये आंकड़ा धीरे धीरे जो है, क्योंकि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण किया है, जिसकी वजह से यहाँ के उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो सब नष्ट कर दिए गए थे। तो इसी वजह से निरंतर भारत का शोषण होता रहा था। लेकिन जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, प्रयास किया गया कि किसान जो अन्नदाता है, सबका पालन पोषण करने वाला है, उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएं ताकि वो खुद उन्नत हो और देश का पालन पोषण कर सके। योजनाएं रही, बनी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण और जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी अनदेखी के कारण रूट तक, जड़ तक वो सारी योजनाएं नहीं पहुंच पाईं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और 2014 से नरेंद्र मोदी जी सरकार ने फिर प्रयास किया कि अगर किसान सुरक्षित है, अगर किसान आत्मनिर्भर है, तभी देश का विकास हो सकता है, क्योंकि कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम अपने भारत को विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसानों को विकसित करना होगा, उनको आवश्यक जानकारी, उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मुहैया करानी होगी। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि विश्व भर के आंकड़े को अगर देखा जाए तो कृषि योग्य जो उत्पादन भूमि है उसका 22% भारत में है, दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। तो कृषि योग्य 22% भूमि भारत में है, और इसके साथ साथ पर्यावरण जो है कृषि के योग्य वो भी भारत में ही सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर भारत में इन सब चीज़ों को, बारीकियों को ध्यान में रखा जाए, आवश्यक जानकारी, सूचनाएं, तकनीकी, औद्योगिकी, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचे तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। जहाँ तक संगठन का सवाल है, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि संगठन को क्या करना है उससे पहले उसकी आधार को जानना होगा, क्योंकि संगठन तभी बनता है, संगठन तभी काम करता है जब उसके सामने ये निश्चित हो जाए कि हमारे पास ये विज़न है और इस विज़न पर हमें इस तरह से काम करना है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो शुरू से ही खेती के पक्षधर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी, यानी खेती को सबसे पहला और उत्तम माना गया है, व्यापार को मध्यम माना गया है, और जो चाकरी जो है, जो नौकरी है, उसको तीसरा दर्जा माना गया है। लेकिन अगर वर्तमान में देखो, आज जो खेती है वो तीसरे पायदान पर पहुंच चुकी है, जो व्यापार है वो आज भी दूसरे पर है, लेकिन जो चाकरी है वो पहले पायदान पर आ गई है। और इसी पहले पायदान पर आने की वजह से जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं, नौजवान लोग जो हैं, जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी है, वो लोग आज नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। तो हमारा प्रयास है अपने संगठन के द्वारा इस तरह से व्यवस्थित करना है कि लोगों का रुख दोबारा से खेती की तरफ आए, खेती पहले पायदान पर आए, क्योंकि अगर खेती पहले पायदान पर आएगी तो धरती की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ेगी, लोगों के पास साधन ज़्यादा होंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, और किसानों की आय दुगनी होने से देश का विकास होगा। क्योंकि जब तक इन सब चीज़ों को, इन पहलुओं पर हम बात नहीं करेंगे, तब तक बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। तो इसके लिए हमें संगठन का इस तरह से निर्माण करना है कि कोई चीज़ हमसे ना छूटे। क्योंकि अध्यक्ष जी ने भी बताया था कि हमारे संगठन का जो मूल उद्देश्य है वो है सरकारी योजनाओं को रूट लेवल तक पहुंचाना, और सरकारी योजनाओं को रूट लेवल तक पहुंचाने का केवल एक ही माध्यम है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको हमें फाइलों में बंद नहीं होने देना है। अगर सरकार उन्हें रूट लेवल तक पहुंचा रही है, देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ी परेशानी आती है वो आती है कि योजनाएं तो बन गई, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक उनको पहुंचा भी दिया गया, लेकिन उनका लाभ कैसे लेना है, लाभार्थी तक वो पहुंचनी कैसे है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो फाइलों में ही बंद हैं। अगर उनका आंकड़ा देखा जाए तो वो आंकड़ा जो है केवल 10, 20 या 30 से ज़्यादा नहीं है। तो हमारे संगठन का काम होना चाहिए कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें हमें किसानों तक पहुंचाना है। किसानों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम होंगे वो सेमिनार होंगे, वर्कशॉप होंगी। जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तकनीकी आई है, औद्योगिक जो प्रगति आई है, क्योंकि समय के साथ हमें बढ़ना होगा। अगर हम परंपरागत खेती की तरफ रहे
तो हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी को भी हमें अडॉप्ट करना होगा। तो उसके लिए इन सब बारीकियों का जो नई नई वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं उनको भी हमें किसानों तक पहुंचाना होगा। अभी जो विषय था कि ये जो हमारी नौकरी है प्रथम पायदान पर आ गई है और जो खेती है वो तीसरे पायदान पर है, इसी की वजह से आज गांव खाली हो रहे हैं। गांव खाली होने की वजह से जो खेती किसानी का काम है वो बड़ी भूमिका में महिलाएं निभा रही हैं, लेकिन महिलाएं अशिक्षित हैं, उनके पास रोजगार के दूसरे साधन नहीं है, क्योंकि एक महिला खेत में भी काम करती है, घर का भी वो सारा काम करती है, यानी बहुआयामी वो भूमिका निभाती है। तो आज हमें ज़रूरत है कि संगठन में हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना है, क्योंकि जो खेती कर रहा है अगर आप उस तक उन योजनाओं को पहुंचाओगे, उस तक उन जानकारी को पहुंचाओगे, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की जो एक महत्वपूर्ण, वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, किसान मानधन योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है, या फिर आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड है, बागवानी है, बम्बू मिशन है और गोकुल मिशन है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं कि अगर धरातल रूप में हम इन पर काम करें तो इनसे किसान लाभान्वित हो सकते हैं। ये तो थी कृषि क्षेत्र में, लेकिन कृषि केवल कृषि ही नहीं बल्कि वो बहुआयामी भूमिकाओं को लेकर चलती है। यानी सेकंड एग्रीकल्चर जो है, जब तक हम सेकंड एग्रीकल्चर को नहीं अपनाएंगे तब तक हम कृषि के क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं कर पाएंगे। तो उस सेकंड एग्रीकल्चर में ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो कृषि से संबंध रखती हैं, तो हमें उनकी तरफ भी रुख करना होगा। इसी कदम में सरकार ने एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा कदम लिया है, प्रयास किया है 10,000 नए FPO बनाने का। तो हम लोगों को ये जो FPO है, किसान उत्पादक संघ, इसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर छोटे किसानों को संगठित करके उन्हें खुद का एक व्यवसाय क्रिएट करना है। और क्योंकि ये FPO में मैदानी क्षेत्रों में लगभग 100 लोगों का समूह होता है और जो आपके दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर 300 लोगों के समूह का एक FPO होता है। तो उसमें जब किसान संगठित हो जाते हैं तो वो मिलकर काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग से काम कर सकते हैं, क्योंकि कृषि हमें हमेशा सहयोग के साथ आगे बढ़ना सिखाती है। व्यापार में केवल 2 व्यक्ति के हित को हम ध्यान में रखते हैं और नौकरी में केवल 1 व्यक्ति के हित को ध्यान में रखा जाता है। तो हमें लौटना होगा अपनी सभ्यता पर, अपनी संस्कृति पर। तो कृषि के विकास के लिए हमें एक साथ मिलकर जो है संगठन का निर्माण करना होगा। और जैसे ये FPO है, FPO में हमें खुद आगे बढ़कर भूमिका निभानी होगी। इसके हमें 2 फायदे होंगे, वो दोनों फायदे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इससे FPO की वजह से, क्योंकि हमारे साथ कौन जुड़ेगा, हमारे साथ वो जुड़ेगा जिससे हमसे लाभ होगा। ये सच्चाई है, क्योंकि आज के समय में अर्थ ही सबसे बड़ी पहचान है। जो आपको रोजगार देगा वो आपके साथ जुड़ जाएगा। इससे संगठन का भी विकास होगा, आपकी भी पहचान बनेगी और आप जो है पॉलिटिकल कैरियर में भी आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन सब बिंदुओं पर भी ध्यान रखना होगा। सरकारी योजनाओं को हमें रूट लेवल तक जो पहुंचाना था, लेकिन जो सरकार नहीं कर पा रही है हमें उसको भी सरकार तक पहुंचाना है अपने संगठन के माध्यम से। क्योंकि सामान्य चीज़ें तो सब लोग करते हैं, हमें बिल्कुल अलग हट के काम करना है। क्योंकि व्यक्ति अगर अलग हट के जिन बिंदुओं को किसी ने नहीं छुआ, हमें उन बिंदुओं को छूकर काम करना है जिसमें शामिल किए जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ICAR जो है ट्रेनिंग्स करवाता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये जो सेकंड एग्रीकल्चर है, इसमें ट्रेनिंग्स देने के लिए कृषि मंत्रालय जो है सहयोग करता है। तो इन सहयोगों को भी हमें अपने संगठन के माध्यम से जन तक पहुंचाना है। इसके साथ साथ ये जो हमारा दूसरे मंत्रालय हैं, जैसे बाल विकास मंत्रालय है, क्योंकि जब आय बढ़नी है तो आय केवल एक व्यक्ति से नहीं बढ़ेगी, घर की महिला से भी बढ़ेगी। तो महिला को ज़्यादा प्रोत्साहन है। अगर आप सब्सिडी उठाकर देखें या दूसरे आंकड़े देखें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा सब्सिडी मिली गई है। तो अगर लाभ लेना है तो परिवार के दोनों सदस्य हैं, जहाँ से लाभ मिल रहा है उनको आगे कीजिए।
तो हमें ये बिल्कुल संकोच नहीं करना है कि किसको आगे रखना है, किसको आगे नहीं रखना है, क्योंकि जो भी लेकर आएगा घर में लेकर आएगा, तो दोनों को हमें साथ रखना है। इसके साथ साथ जागरूकता अभियान के लिए हमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब का भी साथ लेना होगा। इसे अध्ययन नहीं किया जाएगा और ना ही दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। तो जो भी आपके मन में सुझाव हैं उनको खुलकर संगठन के सामने रखें और जैसे जैसे संगठन का हमें मार्गदर्शन होगा हम उसी के अनुसार कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने रूपरेखा बताई कि संगठन पे किस तरीके के लोगों को हमें रखना है और संगठन में किस तरीके की गतिविधियां करनी है जी। अब जैसे एक विचार आया था डॉक्टर अशोक साहब का कि संगठन को विधानसभा स्तर पर बनाना है जी, और या जिले स्तर पर बनाना, तो इस पे भी आपका सुझाव हमें चाहिए। मैंने ये इस विषय पर कृषि का विकास के संबंध में अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल संगठन इस पर आपका क्या विचार है कि विधानसभा स्तर पर जाएं, क्या करें, जिले पे बनाएं, कैसे करें, इस पर विचार। क्या काम करेगा वो बाद का विषय है। पहले तो संगठन का हम निर्माण कैसे कर पावे, कहाँ तक कर पावे, इस पर बताएं। और वैसे मैं तो एक निवेदन बीच में और कर लूँगा, मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए। हमें एक नया काम करना चाहिए। भारत में अभी तक किसी भी संगठन में लैंगिक समानता नहीं है। हमें अपने संगठन में 50% महिलाओं को स्थान देना चाहिए। अच्छा प्रस्ताव। पहला यही तो इनसे कहलवाना है। नहीं, आपने कहा, कोई बात नहीं, हमने कहा। तो ये जैसे हम अब एक साथ अध्यक्ष 2 नहीं बना सकते, तो एक अध्यक्ष हो, एक महामंत्री में से कोई सा एक महिला पुरुष होना चाहिए। ठीक, अध्यक्ष महिला भी बन सकती है। नहीं, महिला अध्यक्ष के लायक है तो पुरुष महामंत्री बन जाए, और पुरुष अध्यक्ष के लायक है तो वो महामंत्री बन जाए। मतलब दोनों का सामंजस्य बराबर रहना चाहिए, टोटल संख्या बराबर है जी। अब आप डॉक्टर साहब इस पे अपना विचार करेंगे, विधानसभा या जिला क्या वो, मतलब क्योंकि इस पे सहमत बननी चाहिए। प्रस्ताव पास होगा ना, तो प्रस्ताव क्यों चल रही है प्रस्ताव? नहीं, जो इन्होंने बताया है अशोक जी ने वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम जो हमारा एक प्रारूप है निश्चित है उसको भी साथ लेकर चले तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें जिले स्तर को, जिले के साथ हमें जो है बूथ लेवल तक, बूथ से फिर आगे अलग अलग जो मंडल स्तर है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करनी है। यानी जिले से मंडल, मंडल से बूथ, तो इन माध्यमों से गांव की जो चौपाल हैं उन चौपालों के माध्यम से हम सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। सुमन जी, अब आप अपना विचार करें। लेकिन इनके फेज रखो संगठन के एक साथ, सबसे कहाँ तक करना है संगठन? अभी सिर्फ 3 बिंदुओं पे करना है कि संगठन का निर्माण कैसे हो, संगठन का निर्माण कहाँ तक हो और उसका स्वरूप क्या हो, बताइए। संगठन का निर्माण वैसे जिला, जनपद और ग्राम पंचायत और बूथ लेवल। यदि हमें किसान मोर्चे से हटके किसान कल्याण अपनी जिला, जनपद और बूथ, हाँ, ग्राम पंचायत भी उसमें आना चाहिए। और 50-50 हमें बहनों को लेना चाहिए। 18 से 40 तक की बहनों को लेना चाहिए, युवाओं को काम करने के लिए लेना चाहिए। अनुभवी जो गांव में खेती करते हैं, जैसे 60, 65, 70 साल के अनुभवी जो है, वरिष्ठ है, उनको भी लेना चाहिए कि आज के युवाओं को कृषि के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, वो भी लेना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जिसका खेत होता है उसकी जानकारी होती है उसको। कोई भी चाहे संस्था हो या कोई भी संगठन हो, उसका मूल रूप नीचे धरातल पर मजबूत होगा तो निश्चित ही वो ऊपर तक भी मजबूत होगा। हमें हमारा अभी संगठन जो है राष्ट्रीय लेवल पर गठन हुआ है और इसको इसी क्रम में अपन प्रदेश में गठन करें। और माननीय कह रहे थे कि अभी विधानसभा स्तर या इसको विधानसभा स्तर पर रखते हैं तो इसमें लोकसभा का स्वरूप जोड़ा जाए या फिर जिला और ब्लॉक स्तर का स्वरूप जोड़ा जाए और पंचायत स्तर तक अपन किस तरह से अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, उस पर विचार जो है हमें एक एक बिंदु पर करना चाहिए। क्योंकि किसानों की जो भूमिका होती है, हमारा संगठन है किसानों को किस तरह से लाभ मिले,
किस तरह से किसान समृद्ध हों, और किसान समृद्ध होगा तो निश्चित ही हमारा देश भी समृद्ध होगा। इसलिए गांव स्तर से पहले हम पंचायत स्तर तक जाएं, उसके बाद धीरे धीरे हम जो है बिल्कुल जो गांव मजरा टोले हैं वहाँ पर पहुँचें, और संगठन हमारा जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा उसी हिसाब से फिर हम क्रमबद्ध अपन को कैसे क्या गतिविधियाँ बढ़ानी है उसको हम मिल कर के और किसानों के साथ बढ़ाएं। और सबसे सर्वप्रथम जो है कुछ बिंदु ऐसे हैं जो हमारे आपके बीच में होते हैं। अभी ऐसे पीडीएस का सिस्टम है, हालांकि अभी ये विचार नहीं है उसमें, पर मैं कह रहा हूँ अभी हाँ। तो वो कई ऐसी चीजें हैं कि जो किसान उसको पैदा कर रहा है 10 रुपए में, वही लौट के किसान पर 20 रुपए में पहुंच रही है। वो विषय बाद का है। ये है, इसलिए संगठन जो है अपन मजबूत गांव स्तर तक करना है और उस पर विचार करना है। दूसरे सत्र में रणवीर जी सबको प्रणाम जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे बैनर में सबसे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का फोटो है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा शासन वही चलाएगा। और मैं जो ये सुझाव है, क्योंकि एक विधानसभा में जैसे हमारे जुलाना विधानसभा की बताऊँ 56 गाँव हैं, अगर 56 आदमी हमारे हैं हर गांव में एक विधानसभा में, और हमारे टोटल 576 गांव हैं पूरे जिला में, अगर हमारे पास हमारे संगठन के पास 566 आदमी मजबूत अपने हैं, तो हमें किसी को भी कोई भी काम करवाने में हमें किसी की हजत और किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो संगठन है वो इतना मजबूत हो जाएगा, अगर हमारे 500 आदमी एक भी किसी भी प्रशासन अधिकारी को ये कहेंगे कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा और इसको लागू करना पड़ेगा, तो उसने लागू करना पड़ेगा। इसलिए मेरा तो सुझाव सबसे यही है कि भाई जिला पहले गांव स्तर पे और विधानसभा के उस पर एक अध्यक्ष बना दें, उसके बाद गांव स्तर पे ब्लॉक हर पंचायत स्तर पे एक आदमी बना दें। तो उसके लिए हम अपना सुझाव बिल्कुल यही हमारा सुझाव। सबका वो जिले जी शुरू तो वहीं से होगा प्रदेश से। एक जिले में 8-8, 9-9 विधानसभा हैं, तो इसलिए विधानसभा इसलिए रखी थी। चलो अध्यक्ष जी, संचालक जी, हमारे सभी अग्रज, साग्रज और आत्मज भाई बहन, मेरा यह मानना है, जैसा कि संगठन पर बात चल रही है तो इसका मानना भी है और लंबा इस पर अनुभव भी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी चीज़ गैर राजनीतिक नहीं होता। हम अगर लोकतांत्रिक राज के अंदर हम सांस भी लेते हैं तो वह मेरा सांस राजनैतिक है। सही बात, इस पर कहीं कोई पारदर्शी रहनी चाहिए। संगठन का स्वरूप का मामला है तो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की अंतिम पायदान की जो प्रक्रिया है ग्राम सभा, और सबसे ऊपरी पायदान की जो प्रक्रिया है, जैसा कि सारी चर्चाएं सब लोगों ने किया है कि ग्राम सभा से लेकर लोकसभा के स्वरूप में संगठन का अब रह गई कि ग्राम सभा के अंदर कार्यकारिणी का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो एक ग्राम सभा के अंदर वार्ड यूनिट होता है, वो एक ग्राम सभा के अंदर जितने वार्ड यूनिट हैं कम से कम उतने सदस्यों की उसका कार्यकारिणी की स्वरूप होनी चाहिए कि एक रिप्रेजेंटेशन उसमें से सारे आ जाए। और उसके ऊपर विधानसभा का मामला है, विधानसभा की कार्यकारिणी का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो जितनी ग्राम सभाएं हैं उसका एक एक रिप्रेजेंटेटिव की जो संख्या है, जितनी संख्या उतनी संख्याओं का विधानसभा का स्वरूप होना चाहिए। उसके ऊपर फिर लोकसभा आता है। एक लोकसभा के दायरे में जितनी विधानसभाएं हैं उतना रिप्रेजेंटेशन तो उसकी कार्यकारिणी में होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त बीच में राज्य और राष्ट्रीय दो कमिटियां तो होगी ही। राज्य कार्यकारिणी के अंदर उस राज्य के अंदर जितनी विधानसभाएं हैं
और प्लस लोकसभाएं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, उतनी संख्या होनी चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर पर जितनी पार्लियामेंट संस्थाएं हैं, मेंबरों की संख्या है, उतने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्वरूप होना चाहिए, जिससे हमारा कहीं भी नेटवर्किंग सतह से शिखर तक कहीं उसमें। बाकी हमारी छोटी बहन संगीता जी ने विदुषिता के रूप में बहुत सारी चीज़ों पर जो व्याख्या की है, सारे लोगों का आदेश है कि उन सब चीज़ों पर आगे फिर अगले सत्र में इस पर बात होगी। और संघर्ष और समन्वय अध्यक्ष जी का इशारा था, तो यह जिस दिन से उनका जैसे स्नेहात्मक आदेश हुआ कि आपको इसमें इस स्वरूप में काम में लगना है, मैं उस पर शोध कर रहा हूँ। मैं पहले भी बता दिया हूँ कि यह काम मेरे लिए नए तरह का है, क्योंकि 38 साल के उम्र में 40 बार जेल जाने का मेरा अपना रिकॉर्ड रहा है अपने संघर्ष से, तो मेरा संघर्ष का मामला रहा है। अब समन्वय और सेतु कार्यक्रम को दोनों तरफ जरूरत है। एक तो पहला शुरुआत हम, अच्छा ठीक है, इसको अगली बार हम लोग बात करेंगे, संगठन तो ही फिर। अध्यक्ष जी नमस्कार। मेरा भी यही मानना है कि इसे मुख्य स्तर से लेकर, गांव से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश पर धीरे धीरे नीचे से पहले ही से चलना चाहिए, जिससे सभी लोग नीचे से पकड़ते रहें और चलते रहें। बस मेरा तो ये मानना है। धन्यवाद। मार्गदर्शन तो दे भी सकते हो। हाँ, मैं क्यों नहीं दूंगा भाई साहब, जो मेरे मन में है। मेरा मानना ये है कि आज ये राष्ट्रीय इस बैठक का राष्ट्रीय जो हमारा ये संगठन है, हमसे आपसे हमें ज़्यादा अपेक्षा है कि क्योंकि क्या है कि हम सब लोग जो है संगठनात्मक दृष्टिकोण से राजनीतिक संगठनों में जुड़े हैं। मैं समझ गया, मैं वही बोल रहा जी। तो अभी हम लोगों को इसका जो राष्ट्रीय स्वरूप है, ये उसी की टीम है, इसे मजबूत बनाना है। इसके बाद हमें हर राज्य में, जो हमारे राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं जैसे यूपी है, इसमें 2-3, एक मेरा मानना और है कि हमें अध्यक्ष की बजाय संयोजक कहना चाहिए इसका, उसका एक अपना अलग ही महत्व होता है। तो राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उसमें कैसे वो पहुंच सके, ऐसा 1 या 2 संयोजक बनाने हैं। उसके बाद उन संयोजकों की ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए कि वो ब्लॉक लेवल पर और जो जिले लेवल पर वो लोग तय करें। आप लोग पूरे हिंदुस्तान के जिले या विधानसभा या ब्लॉक लेवल पर नहीं जा सकते। आपके जो प्रदेश नेतृत्व होगा, जो उनकी 10, 11, 12 लोगों की टीम होगी, ये जिम्मेदारी उसकी दो। हाँ, उसके बाद जब वो तय कर देंगे कि भाई ये इस ब्लॉक के संयोजक हैं, ये इस ब्लॉक के संयोजक हैं, फिर उन संयोजकों की जिम्मेदारी हो जाएगी वो उसे नए पंचायत स्तर तक लेकर जाएँ और वहाँ एक संयोजक नियुक्त करें पंचायत स्तर तक। फिर उस जो मान लिया मेरी न्याय पंचायत है, तो मुझे अपने न्याय पंचायत के हर गांव का पता है, फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी कि मैं गांव स्तर पर एक संयोजक, एक कार्यकर्ता नियुक्त करूं। फिर उसके गांव के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हो जाएगी अपने गांव में से 1, 2, 3 जितने भी जोड़ सकता हो। यही इसका स्वरूप है, यही हो सकता है। ये श्रम विभाजन का मामला है, अकेला आदमी से नहीं कर सकता। हाँ, ये संयोजक जिन्हें आप लोगों ने ये टीम बनाई है, इस टीम को जिम्मेदारी दो। ये अलग अलग हर प्रदेश में, हाँ, तो ये काम बहुत जल्दी हो सकता है। मैं अपने संघ के अनुभव बताऊं कि हम लोगों की जो जैसी गतिविधि या योजनाएं बनती हैं, हम लोगों को भी साल भर हो जाता है उसके लिए आदमी ढूंढने में। और हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, चला 1925 से, तो हम लोगों को श्रम विभाजन करना है और अपने पहले बड़े पदाधिकारी नियुक्त करो आप लोग राज्य के, उन्हें जिम्मेदारी तो भाई अपने अपने राज्य में इसे बढ़ाओ संगठन। तो बस इतना सा मेरा सुझाव है। अगले सत्र में मौका मिलेगा तो बात बताएंगे। और हाँ, एक छोटा सा, ये जो हमारी रीति नीति है, जैसे ये हम लोगों को डायरी दी गई है, हम इसका उपयोग नहीं कर रहे। ये बिंदु जो है, ये इसमें लिखो, ये याद नहीं रहने की चीज़ नहीं होती, ये लिखना है इसमें डायरी में। जो भी कार्य योजना अपनी है, ये मैंने इतना लिख लिया है, तो थोड़ा थोड़ा तो हम लोग लिख ही सकते हैं। ये लिखो ना जी ना, जो भी चर्चा का सत्र तो लिखना चाहिए। हमारे यहाँ मैं तृतीय वर्ष हूँ RSS का। मिलेगा सबको
अध्यक्ष जी के अनुसार कि भाई ये फैसला हो गया, ये करना है, वो अभी डायरी में चले जाओ। एक एक बिंदु फिर याद नहीं रखते। चलो ठीक है, आपकी रीति ऐसी होगी। हमारे नहीं, जो अभी ये बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि हमें अलग अलग प्रदेशों में यही चीजें फॉलो करनी है। चर्चा के बिंदु जो है याद नहीं रह जाएंगे, अगर वो लिपिबद्ध हो जाएंगे तो हमारे ये डायरी हम तो कर रहे हैं, बाकी सब डायरी इसीलिए है, ये डायरी इसीलिए होती है। नोट नहीं किए, बोल नहीं पाए। वैसे नोट रहेगा तो आप बोलेंगे, वो अपने विचार रखें, संघ के विचार भी यही है ना। हमारे यहाँ तो बिना डायरी के कोई भी बैठक पूरी नहीं होती। नहीं ठीक कह रहे हो, संगठन में हम सब काम करते थे। जी जी, ये स्मारक दिया था। तो बस इसका आप आप सब कुल देखिए क्या है, जो अनुभव से विचार आए हैं उनको अंगीकृत अगर करेंगे, हर चीज अपने जीवन में हम अनुभव नहीं बना सकते, अनुभव से जो मिले उसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारा उतना पाठ बच जाएगा। तो अभी जैसे श्रद्धेय का अनुभव आया कि अगर आप लिखेंगे, आप एक तो लिखने की आदत रहेगी तो क्या क्या विचार, कोई बात नहीं, तो क्या विचार आए थे, किसने क्या बोला था, वो आपके पास रहेगा। तो भविष्य में आपको बोलने के लिए बहुत सी मटेरियल मिल जाएगा। और सब लोग आप क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक दोनों जीवन में बड़े विस्तृत स्वरूप में जाने वाले हो, तो आपके पास विचारों का संग्रह होना चाहिए, और विचारों का संग्रह हमेशा बैठक से ही निकल के आता है। तो आपसे निवेदन है कि जो श्रद्धेय का आया है विचार, उसका अनुसरण करते हुए जो भी विचार जिसके आ रहे हैं उनका नाम लिख के आप लोग वो विचार लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप एक परिवार के सदस्य हैं। बाई चांस उस विषय पर आपको और विस्तृत चर्चा करनी हो तो आप उनसे सीधे दूरभाष पे वार्तालाप कर सकते हैं। इसलिए ये लिखने का व्यवस्था रखें। भानु जी, हाँ, रूपचंद नागर साहब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे बीच में आए, थोड़ा जाम की वजह से लेट हो गए थे। पूरा परिचय बताओ ना भाई साहब। भाई साहब, नाम रूपचंद नागर है, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। एनवायरनमेंट पे काम किया है, पर्यावरण पुरुष अवार्ड मुझे मिला है, भारत सरकार ने दिया है। आपके बीच में सेवा करता रहता हूँ। आपका आदेश है, पद तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो भी आप लोगों का आदेश होगा उसे हम फॉलो करते हैं। हाँ, मुझे बताइए। सादा पानी खा ठंडा पूछ लो, बाकी सादा ही दो यार, सबको गला खराब है। ये भी उठा लो, नहीं कैसा ठीक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संगठन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ग्रास रूट लेवल पर तो काम करना ही करना है, लेकिन ऐसे लोगों को संगठन में जोड़ना है जिनके पास टाइम हो, जो अपना पर्याप्त टाइम दे सकें, जिनको कुछ नॉलेज हो। और अगर हम खाली लोगों को जोड़ देंगे जो इनएक्टिव होंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और संगठन के लिए ज़रूरी है संगठन के लिए ज़रूरी है कि हमें बड़े अच्छे साफ़ सुथरे लोगों को जोड़ना है, जिन्होंने किसान के हित की बात कर सकें, किसान के बारे में थोड़ी नॉलेज हो। और हमारा जो पंचायत से लेकर ऊपर तक एडीओ बीडीओ यहाँ तक जो भी जो सिस्टम है किसान, उसके बारे में वो पर्याप्त नॉलेज ले, और उसको एक हमें अपने यहाँ एक कार्यशाला भी बनाई जाए जिससे कि हम उसको बता सकें। जो भी अधिकारी अपॉइंट हो तो उसको बुला के उसको बाकायदा एक ट्रेनिंग भी दी जाए, जिससे कि हाँ। और संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हर जगह एक कार्यालय होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गांव में है वहाँ है। और उसका जो अच्छा संगठन पे बोलना है, तो संगठन के लिए ये है, हाँ, संगठन के लिए यही है कि हमें संगठन को मजबूत करने के लिए ग्राम विकास के लिए ग्रास रूट लेवल पे ही लोगों को लाना होगा। जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको ही जोड़ना होगा, चाहे धीरे से जुड़ें, धीरे धीरे हो, लेकिन ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर इस पर एक टीम बनानी है। अध्यक्ष और उससे कोऑर्डिनेटर से कुछ नहीं होगा, हमें एक्टिव लोग चाहिए। नाम से कुछ नहीं होता, काम करेगा तो उसका नाम अपने आप हो जाएगा। नाम से तो
अच्छा उसका काम है। राजकुमार डेटा साहब। मेरा सजेशन अध्यक्ष जी ये है कि प्रदेश लेवल पे संगठन बनना चाहिए शुरुआत में, वहाँ से फिर विधानसभा लेवल या फिर लोकसभा पे भी करना चाहे वो, फिर ब्लॉक लेवल, तो उस पर अच्छा मजबूत संगठन बने। जैसे भाई साहब ने बोला है कि अच्छे मेहनती और जो काम कर सकें ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए, यही मेरा सजेशन है। आदरणीय अध्यक्ष जी तथा पदाधिकारीगण, मेरा सुझाव यही है, जैसे भाई साहब ने कहा कि पहले राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रभार दिया जाए और प्रदेश स्तर पे वो अपना संगठन का गठन करें। प्रदेश की कार्य समिति गठित हो, प्रदेश की कार्य समिति फिर मंडल स्तर पे गठित करें, मंडल स्तर वाले जिला स्तर पे गठित करें, क्योंकि जो सिस्टम है उसी पे चलेगा। हम लोग सीधे गांव में नहीं गठित कर सकते हैं जाके, क्योंकि इतने लोग 50 लोग हैं, 50 लोग कहाँ पे हर गांव में जाके गठित कर देंगे। उसके लिए जो प्रॉपर चैनल है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। टीम ब्रॉड बनाएं, जैसे अभी आप राष्ट्रीय कार्य समिति में भी लोगों को जोड़ सकते हैं, कार्य समिति सदस्य बना के जोड़ सकते हैं। तो जब टीम बड़ी होगी तब काम करने वाले हाथ हमारे होंगे ज़्यादा। कुछ लोग होंगे जो अभी निष्क्रिय भी होंगे, जिनको हटाना भी पड़ सकता है, तो इसलिए अभी टीम बड़ी बनाइए और पूरे ग्राम स्तर पर बड़ी टीम का गठन किया जाए। जो काम वाले होंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो काम वाले नहीं होंगे वो घर पे बैठ जाएंगे। संगठन के लिए इतना ही कहेंगे। बाकी एक और निवेदन है हमारा कि इसमें हम लोग किसान के लिए काम करने जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि कृषि विशेषज्ञ अगर मिलते हैं, बीएससी एजी, एमएससी एजी, तो उनको भी अपनी कार्य समिति में शामिल किया जाए, जिससे हमको भी जानकारी मिलेगी और बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं, रिटायर्ड जो कृषि अधिकारी हों उनको शामिल किया जाए। हाँ, तो उससे ये होगा कि हाँ नहीं, बुलाने के लिए तो जब हम सरकार की योजनाएं लेके जा रहे हैं तो बुलाएंगे जो मौजूदा लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनको। भाई हम क्यों नहीं बुलाएंगे? कृषि अधिकारी जैसे हैं किसी जिले के, तो सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत से हम लोग नहीं अवेयर हैं उससे। एक ट्रैक्टर 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए का आ रहा है, उस पर 50% तक 70% तक सब्सिडी मिलती है। लोगों को पता ही नहीं, जो लोगों को पता है डीलर और जो उनके लोग हैं वो मिलके मलाई काट रहे हैं। असली किसान वो 10 लाख रुपए लोन दे रहा है उसी ट्रैक्टर पे। तो इसलिए जब तक उस टीम से भी लोग नहीं शामिल होंगे तब तक जानकारी ही नहीं होगी। जब तक जानकारी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे बहुत सारी सब्सिडी है, 80-80, 90-90% तक योजनाएं आती हैं, 20-20 दिन 25-25 दिन रहती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जो उनके इर्द गिर्द वाले लोग हैं, ये संगठन के विस्तार में, कार्य विस्तार में जी मैंने बंद कर दिया था, आपने टोक दिया ना उस पर, तो हमने कहा कि अब आगे बढ़ा दें। नहीं, हमने तो उसी पर रोक दिया था। आदरणीय अध्यक्ष जी और सम्मानित सभी सदस्यगण, जहाँ तक संगठन की बात है, मेरा अपना मानना है कि जो आपने कमेटी बनाई है उसमें आपने महिला, किसान और मजदूर वर्ग को जोड़ के बनाया है। मेरा भी अपना सुझाव है कि राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी आपकी बनी है, इसका विस्तार जरूर हमें कार्य समिति और सदस्य के रूप में करना होगा। इसी प्रकार प्रदेश, जिला और विधानसभा और ग्राम सभा पर कमेटी बने, जिसमें महिला और किसान के साथ साथ जो किसान आश्रित जातियां हैं वो किसान का एक अभिअंग है, वो भी किसान में ही जुड़ते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संगठन में समावेश किया जाए, जोड़ा जाए। इसका आरक्षण जैसा प्रारूप नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जैसे विचार बदलो व्यवस्था बदलेगी। इस देश की व्यवस्था बदलने के विषय को लेकर के आप संगठन को महत्वपूर्णता से बना रहे हैं,
तो हमको उस विचार को समावेश करना पड़ेगा कि आज हमसे एक हर व्यक्ति की दूरी बनती जा रही है। तो संगठन में जो है, जो संगठन बनता है, उसमें हमारी कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक प्रारूप तो हम तैयार करते ही हैं, और अगर हमारा सामाजिक और राजनीतिक प्रारूप तैयार नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य कराने में और योजनाओं में सक्षम नहीं हो सकते। तो हमको भीड़ की आवश्यकता भी होगी, हमें कृषि से संबंधित योजना परियोजनाओं की भी जरूरत होगी, हमें मजदूर, जब किसान को अन्नदाता कहा जाता है, हमने देखा है गाँव में जो जितने लोग किसान होते हैं वो गांव में किसी भी जाति और बिरादरी के हों, लेकिन वो एक न्यायप्रिय भी होते हैं। एक तरीके से प्रधान रूप में भी उनको माना जाता है, संरक्षक रूप में भी माना जाता है। तो आम आदमी को उसकी भी आवश्यकता है। तो संगठन किसान की परियोजना के साथ साथ सामाजिक योजना पे और राजनीतिक योजना को भी आगे बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं हम उसको ध्यान में रखेंगे तो संगठन का अधिक और जल्द विस्तार होगा। दूसरा, बहुत सारी एक चीज़ ये जरूर आती है कि संगठन में देखिए कुछ लोग धन के भी भाई अभाविक लोग होते हैं, कुछ लोग अशिक्षित भी हमसे जुड़ते हैं, लेकिन अनुभवी होते हैं। तो जहाँ जैसा है, जिस लायक है, उसको हम जोड़ लिया जाए, उसकी समस्या और परिसमस्या को भी ध्यान में रखते हुए उसको हम कोऑपरेट करके चलेंगे तो संगठन जल्दी अधिक गति की रूप जाएगा। मेरा ये सुझाव। धन्यवाद। ठीक है सर। हाँ जी, मेरा सुझाव यही है, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर भी इसकी बढ़ाया जाए इसको, और ज़्यादा इसको मेंबर बनाए जाए। जितने हम ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, जितने हम ज़्यादा करेंगे, उतना ही हमारा ये विस्तार हो। समाज से भी जी कह सकते हैं, मेंबर तो है नहीं कोई बात नहीं। तो समाज से स्नातक सभा का समाज सेवी हूँ। अध्यक्ष जी ने भी बहुत सुझाव अच्छा दिया। हरियाणा की बेटी मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं तो उनकी बात जाके सुनाऊंगा कि बाहर इतनी बात दिल्ली में हमारी बेटी ने इतनी बात सुनाई है, ये जाके समाज सेवा में जाके बात रखूँगा आपकी सारी। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, मैं लेट आया, आप लोगों के विचारों से मैं वंचित रह गया, मैं खेद प्रकट करता हूँ। जब से मैं आया हूँ तब से आप लोगों के मैंने विचार सुने हैं। संगठन में बहुत अच्छे विचार आप लोगों ने दिए हैं। आम आदमी को जोड़ना ज़रूरी है, भीड़ भी जोड़ना ज़रूरी है। अभी से हम यदि एक्सपर्ट या बहुत विद्वान, बहुत योग्य आदमी को ही लेकर के चलें तो हम पछड़ जाएंगे। हमारा निवेदन ये है कि हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को उन तक पहुंचा रहे हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, जितने जुड़ जाएं, जैसे जुड़ जाएं, जहाँ से जुड़ जाएं, जिस रूप से जुड़ जाएं, सबको जोड़ो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन प्लेटफार्म नहीं मिल पाता। आप लोगों ने प्लेटफार्म उनको दे दिया तो हो सकता है कि एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट से ज़्यादा अच्छा काम वो कर दें। क्योंकि वो लालायित है कि हम काम करें, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। फिर अनपढ़ होने के नाते, अशिक्षित होने के नाते, कुछ अभी भाई ने कहा है कि कुछ आर्थिक अभाव के कारण भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आप लोगों के यदि सहयोग मिल जाए तो बहुत अच्छी। आपने देखा होगा कि हम सब लोग ग्रामीण परिवेश से ही हैं और पंचायत ऐसी ऐसी होती हैं कि एक पंच ऐसा फैसला दे देता है कि उसकी काट जज के पास भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी नहीं है। इसलिए किसान की बात करने के लिए बहुत बड़े एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें उसकी ज़रूरत है जो मिट्टी में मिल सकता हो, मिट्टी से उगा सकता हो, मिट्टी में रह सकता हो, मिट्टी में चल सकता हो। क्योंकि शायद मेरे विचार से इतना ही समय मुझे मिला है, वरना मैं एक बहुत बड़ा अनुभव आपको बताऊं, यदि टाइम हो तो। हाँ बोलिए। अच्छा, माननीय अटल जी की सरकार में एक योजना बनी, नदी जोड़ो। सुरेश प्रभु उसके चेयरमैन बने। उस कमेटी में मुझे एक छोटा सा मेंबर बना लिया गया, क्योंकि मैं उस समय पानी पर काम कर रहा था बहुगुणा जी के साथ और राजेंद्र जी के साथ। मुझे पर्यावरण पुरस्कार मिल चुका था। सुरेश प्रभु जी ने मुझे बुला करके जिम्मेदारी दे दी। बिहार में बाढ़ क्यों आती है
इस पर सेमिनार होनी थी। तो मैंने कहा जी बिहार में बाढ़ क्यों आती है ये दिल्ली में पता नहीं चलेगा, ये पटना में पता नहीं चलेगा। पटना में तो बाढ़ आ चुकी। यदि इसमें बाढ़ देखना है तो हमको डिब्रूगढ़ जाना पड़ेगा, हमको आसाम जाना पड़ेगा। तय होगी। हम सब लोग आसाम गए, डिब्रूगढ़ गए। तो डिब्रूगढ़ की जो छत है, आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, जानते होंगे, डिब्रूगढ़ की छत और ब्रह्मपुत्र की तली बराबर हो रही है। हमने कहा बाढ़ तो आएगी। कारण क्या है जी? कारण ये है कि वहीं किसान के खेत में से जो मिट्टी निकलती है वो आपको 20 रुपये में ट्रक भर देता है किसान, और उस नदी में से निकलने वाला जो सैंड है, नदी में से निकलने वाला जो रेत है वो 600 रुपये में है। तो ट्रक वाला क्यों लेगा? उसे 20 रुपये में ही लेगा। फिर क्या किया जाए? ये किया जाए कि जो मजदूर लोग हैं, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो हम मान लिया 50 करोड़ के हमने टेंडर दे दिया और जब बाढ़ आई तो 5 लाख करोड़ खर्च कर दिया। तो उस 5,000 करोड़ का औचित्य क्या है जब 5 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं? तो इसलिए वो मिट्टी निकल जाए। लेकिन हुआ एक सेकंड मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ से सब लोग एसी में जाते थे, एसी में चले आते थे, हवाई जहाज से जाते थे, हवाई जहाज में आ जाते थे, ज़मीन से नहीं जुड़ पाए और वो योजना अधूरी रह गई। तो यदि किसान, उसमें जो किसान की बात करनी है तो मिट्टी वाले को लेना पड़ेगा, मिट्टी में जुड़ने वाले को पड़ेगा। वहाँ एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, उसका अनुभव मायने रखता है। रजनीश, धन्यवाद। पूर्व विचारों से काफ़ी मैं सहमत हूँ कि जो मेरे मन में प्रश्न थे और जो मेरी जिज्ञासा थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। मेरे थोड़े से 2-4 पॉइंट थे जिसमें से काफ़ियों का जवाब मिल चुका है और कुछ मेरे में है कि एक तो अभी भाई साहब ने जोड़ दिया था, उसमें मेरा मन था कि भाई इसमें कृषि वैज्ञानिकों को जोड़ा जाए और जो पूर्व कृषि मंत्रालय के इच्छुक अधिकारी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी लोग संपर्क में भी हैं, उनका सबका एक एक्सपीरियंस लिया जाए। और जैसे पूसा इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर्स हैं उनका भी अनुभव लिया जाए। खेती में जो है, जो बहन जी ने बताया था कि जो मूल रूप की खेती है उसमें इतना लाभ नहीं है जो अब और खेतियों में आ रहा है। जैसे मशरूम की खेती चल रही है हरियाणा में काफ़ी, तो एक एकड़ में 1 लाख रुपया उसमें है। और एक सबसे बड़ा है कि जो अनुभवी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, जो यहाँ भी टीम में बैठे हैं, वो मेन कोशिश ये हो कि एक सेमिनार्स ज़रूर किए जाएँ। जो हमारा अपना किसान कल्याण परिषद है, वो सेमिनार्स जितने ज़्यादा होंगे तो उसमें जानकारियाँ हमें भी मिलेंगी और जो हमारे साथ लोग आएंगे उन्हें भी और जानकारियाँ मिलेंगी। एक सबसे मूल है कि ये जो हमारे विचार चल रहे हैं, हमारे संगठन का जो आज बना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग मैं ये जानता हूँ कि बहुत पुराने लोग हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो एक सदस्यता अभियान पर बहुत जोर देना है हमें, क्योंकि जितने सदस्य हम अपने ज़्यादा बना पाएँ। ये नहीं कि किसी को भी इकट्ठा कर लें, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। भीड़ तो हम लोग पहले संगठनों में बहुत इकट्ठी कर चुके हैं, अब हमें करनी है जो विचार के साथ है और किसान के विचारों के साथ है। तो सदस्यता अभियान पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, जो गांवों से शुरू किया जाए। दूसरा जो है, और किसानों को हमारे संगठन के विचारों के बारे में विस्तार से बताया जाए। हमारा जो अपना संगठन है, जो अध्यक्ष जी ने बनाया है, जिसको उसमें जो आज कमियां रही हैं उनको, अब जो अध्यक्ष जी के विचार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उन किसानों तक पहुंचा सकें। मेन आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जरूर जोड़ा जाए। प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाए और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि हमें, हमारा नया संगठन है, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हमें भी कम से कम ये लगे कि वे हम मेहनत कर रहे हैं तो प्रोत्साहित हम कर सकते हैं। बुजुर्गों को हम क्या प्रोत्साहित करेंगे? तो उनका अभिनव लेके, अनुभव लेके, और ये सब छोटे से मेरे विचार हैं। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, अपने जो राष्ट्रीय स्तर की है ना पदाधिकारी और सदस्य और बनाओ। पहले तो सदस्य भी कम है, सबसे पहले इसका विस्तार करो।
राष्ट्रीय स्तर पर पहली चीज तो यार ये तो बनेगा अभी हाँ। पूरे अभी कितने से राज्यों में? हाँ वेट कर रहा हूँ सबसे पहले नवीन जी आ जाइए। पहला काम नवीन जी तेलंगाना से हैं, राष्ट्रीय सचिव में। आइए अभी आप क्या है वीरेंद्र जी, आप चेयर ले सीख लीजिए। रहे हो, लेकिन अभी सारे राज्यों के लोग नहीं आए हैं। इधर आ जाइए, इसी को विस्तार है ना? करें तो अभी क्या है, कोरोना के कारण में थोड़ा सा लोग संपर्क में नहीं कर पा रहे, जा भी नहीं पा रहे। धीरे धीरे इसको पूरे देश में सदस्य और बनाए। हाँ बिल्कुल सही, सही सुझाव अच्छा है आपका। अनिल जी एक सुझाव है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे गुजरात के लिए किसान कल्याण में मुझे पदवी दिया, इधर बोल। और मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो भी हो, जो अपने को रसीद पावती जो सदस्य बनाने के लिए जो पावती होती है 51 रुपये से 101 से रसीद गांव-गांव में जाके बनाएंगे, उसमें से अच्छा किसान देके उसको काम अपन देंगे अच्छी तरह। बहुत आइए पवार साहब। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विचार यह है कि जल्द से जल्द प्रदेश कार्यकारिणी गठित की जाए। उसके बाद जब जिला और ब्लॉक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉक पे एक अधिकारी बैठता है कृषि विभाग का, उससे जानकारी मिलती रहे। तो ब्लॉक वाले की जिम्मेदारी यह हो जाए कि ब्लॉक सली हो जाए, विधानसभा ये सब चलती रहे। तो मेरा तो यह है कि ब्लॉक भी ज़रूरी, ब्लॉक का भी गठन होना चाहिए। हाँ पर्चा हाँ करो, स्वागत परिचय भाई नवनीत जी अपना परिचय स्वयं दें आप। हाँ स्वागत करिए, उतार लो, तेलंगाना में नहीं हो, दिल्ली में। नवनीत जी हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी हैं। वो बताएंगे कुछ भी। मैं नवनीत सिंह उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है, और छात्र जीवन से ही मैं सरस्वती विद्या मंदिर से लेके आगे विश्वविद्यालय तक हमेशा अपने संगठन के माध्यम से मैंने पार्टी के लिए कार्य किया। पिछले 3-4 साल से भाई साहब के साथ, त्यागी जी के साथ और आलोक जी के साथ लगातार किसानों से संबंधित मुद्दों पर मैंने कार्य किया, और वर्तमान में मैं मूलतः दक्षिण भारत पे फोकस होकर कार्य कर रहा हूँ। तेलंगाना अभी ज़्यादा रहना होता है मेरा, इसके पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मैंने काफ़ी कार्य किया। तो अब मेरा स्थायी फोकस तेलंगाना होगा, और इस नए दायित्व में मेरा प्रयास होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें मैं योगदान दूँगा। धन्यवाद। और सब तो उधर जी बैठ जाइए। एक मिनट अशोक जी, जहाँ तक हम सबके विचार मंथन से दो चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, क्योंकि प्रस्ताव की संकल्पना है। तो एक तो ये कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को विस्तार देना है। तो क्या जो राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी की व्यवस्था की जाए उसकी संख्या 50 रखी जाए कि उससे ऊपर रखी जाए? आप सब लोग एक बार इस पर भी अगर बता दें तो। कैसे दोबारा रिपीट करो एक बार। जो अभी तक विचार आए हैं उसके हिसाब से ये हुआ है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय टीम का विस्तार हो। तो राष्ट्रीय टीम में जो पद सृजित हो गए हैं, इसके अलावा कार्यकारिणी का विस्तार ही किया जा सकता है। तो उस पर कितनी संख्या होनी चाहिए? 40, 50, 60 कितनी संख्या होनी चाहिए राष्ट्रीय कार्य समिति की? कम से कम पूरे भारत के राज्य कवर हो जाए। हाँ, वो 65 में हो जाएंगे। जितने भी मतलब ऐसा पूरे भारत के राज्य कवर हो जाए, केंद्र शासित भी हो जाए। कितने पदाधिकारी तो कार्यकारिणी सहित होने ही होने चाहिए। और दूसरा हाँ, लगभग वही 48 से 65 के बीच में मेरा भी आकलन, जो भी आपका विषय है। और दूसरा जो केंद्र के जो सदस्य होंगे वो लोकसभा के प्रभारी बनाए जाएं। ठीक है, दो चीज़ें ये हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरा जो विचार है आम जनमानस के लिए और आम किसान के लिए, क्योंकि देखिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग जिस विचार परिवार से हैं, सारे लोग, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, सारे लोग उसी विचार परिवार से हैं। तो धन की व्यवस्था, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि 51 रुपये, 101 रुपये, इस तरीके की पर्चियाँ, तो मेरा ये प्रस्ताव है कि हम इसमें 3 कैटेगरी रखें। एक कैटेगरी सिर्फ 1 रुपये वालों की रखें, कि जिनको 1 रुपये के साथ वो हमारे साथ जुड़ें। दूसरी कैटेगरी वो रखें जो हमारी सक्रिय हों और 5 साल के लिए, उन पर आप लोग कहें तो 151 रुपये या 101 रुपये रखते हैं। और एक जो लाइफ टाइम वाले जुड़ेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था रखी जाए। क्या इस पर आप लोगों का क्या है? नहीं, एक तो 1 रुपये वाले जो आम किसान, आम जनमानस जो हमारे 1 रुपये के साथ, कि आप हमारे साथ आए, मिस कॉल, ठीक है,
वो सही उनका भी एक निवेदन करूँगा, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, वो हमें अच्छा पैसा संगठन के लिए दे सकते हैं। तो सहयोग निधि होगी, है ना, उसके लिए हमें एक सहयोग निधि का प्रावधान रखना चाहिए। और जिनकी जैसी आर्थिक स्थिति है, कई लोग ऐसे सक्षम कार्यकर्ता हैं जिनके पास पैसा नहीं है और कार्यकर्ता बहुत सक्षम है, तो हमें इस बिंदु को भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं दो ही बातें कहूँगा। ऐसा है तो समावेश कर अध्यक्ष जी। आलोक जी बता रहे थे, विस्तार से बता दें जी। आपसे भी चर्चा हुई थी, ट्रस्ट है जी, तो इसमें जो एक मिनट सुनो, अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि इसमें कोई संख्या ऐसी नहीं है कि कितनी रखी जाए जी, लेकिन उसमें एक व्यवस्था की गई है कि मेन ट्रस्टी 11 आदमी होंगे। हाँ हाँ, जैसे अध्यक्ष, जैसे संयोजक कह लो या अध्यक्ष कह लो, जैसे भी भाई साहब ने सुझाव दिया जी, अभी तो ये प्रारूप ठीक है। तो उसमें जो संयोजक या अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, उसकी तो 51 हज़ार रुपये रखी गई है। ठीक है, 3 की, तो टोटल जो 9 और बनेंगे। ठीक है, जो ये तो बदलते रहेंगे, जब चुनाव होगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जब ट्रस्टी होंगे, लेकिन मेन ट्रस्टी जो है वो 12 का प्रावधान है, 9 3 12। तो जो भी भाई मतलब वो 9 ट्रस्टी में आएगा उसका 21 हज़ार रुपये। ठीक है, क्या इससे सब सहमत है? तो उसकी वो कर लीजिए। बिल्कुल सही। अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष 51, और जो 9 और रहेंगे उसकी 21 हज़ार रुपये जी, और जो सक्रिय सदस्य हो उसकी 151 रुपये। बाकी मिक्स काल का भी रखो और 1 रुपया जो अपने सहयोग से देना चाहता हो, जो सहयोग देना चाहे वो से तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। नहीं, जो भी देना नहीं, उनका ये कहने का मतलब फ्री भाजपा सदस्यता। सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, 1 रुपये। हाँ, 1 रुपये नहीं, वो अलग स्वागत है, वो स्वागत है। तो ये प्रस्ताव पास होता है ना कि हमें जो है सबसे पहले प्रदेश का संगठन, राष्ट्र का बड़ा करना है, प्रदेश पहुंचाना है और मंडल तक ले जाना है। भाई डॉक्टर साहब का इनका आया 151, कम से कम 151 101 तो रखो ही, कम जो संगठन के लिए इतना नहीं कर सकता तो मेरे कोई तो 201 और 101 कर लो। ऐसा कर लो। हाँ, 201 लिख लो जी। पहले तो लिखिए, कोई भी सदस्य बने पहले लिखिए कम से कम जी। निचले स्तर पर 1 रुपये का सिक्का जो है आज के जमाने में कहीं उपलब्ध नहीं है। 100 रुपये 200 रुपये 10 रुपये रख दो। 10 रुपये। मेरा सुझाव है, देखिए इसमें पदाधिकारी भी होंगे, हमारे सदस्य भी होंगे, तो जो 200 और 101 है वो पदाधिकारी तो दे देगा, लेकिन एक आम सदस्य अभियान हो जाता है, वो 10 रुपये कर, 10 रुपये रख। देखिए वो भी 200 सदस्य अभियान अगर हम चलाएंगे। एक मिनट, ये लाइव चल रहा है आपका, 1 मिनट सुन लीजिए। इसमें ये कोई जुर्माना नहीं है, वो 10 रुपये का ही बना है। ये एक रखा गया है ट्रस्टियों के लिए, तो आप कर दें 51,000 रुपये 3 ट्रस्टी, बाकी महामंत्री अपनी इच्छा से जो देना चाहे वो दे। जो 9 ट्रस्टी हैं उसमें खुली है 21 हज़ार रुपये उनका हो गया। उसके बाद 200 रुपये 100 रुपये कर दो। ठीक है, और एक 10 रुपये की सामान्य, और सामान 10 रुपये। ब्लॉक से नीचे जो जाएं उनका ब्लॉक में ग्रामीण पंचायत से तो नीचे ये प्रस्ताव पास होता है। ठीक है सर। हाँ, मैं 1 मिनट, ये प्रस्ताव पास होता है। अब इसके बाद के सत्र के लिए मैं विषय वस्तु आप लोगों को दे देता हूँ। लिख लो भैया सर। दूसरे सत्र का नहीं, बीच में हमारी 2 बजे खाने के बाद, पहले खाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस अभी इसके वो आखिरी में समापन के समय, समापन में जाएंगे जब मिलेंगे। अभी हमारे भोजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस, भोजन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद हमारा मेन फोकस है प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे आप लोगों की पूर्ण सहमति के साथ हम लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर एक घोषणा कर दी है, जिसकी अभी विधिवत घोषणा होगी। 71 साल के हो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उनको हम और तो तोहफा कुछ दे नहीं सकते, उन्होंने देश को इतना कुछ दिया है, तो हम उनको अपने 71 दिन समर्पित कर रहे हैं उनके जन्मदिन। और उस 71 दिन पर हमने एक कार्यक्रम की घोषणा की है, किसान की बात
सबके साथ। बहुत सुंदर, ये भी विषय किसान की बात सबके साथ। उस पूरे हर जगह का पूरे देश में स्लोगन किसान की बात सबके साथ होगा। उसके अंदर होगा जैसे कि हम में से बहुत लोग सक्षम होंगे व्यापारियों के साथ किसान की बात करने के, तो वो 2 कार्यक्रम अलग अलग जगहों पे करेंगे कि व्यापारियों के साथ किसान की बात। कुछ लोग सक्षम होंगे जो वकीलों के साथ बात करेंगे, तो किसान की बात वकीलों के साथ। कुछ लोग होंगे जो सीए डॉक्टर इनके साथ करेंगे। तो हम सब लोग इस पर, इसलिए मैं आपको कि भोजन करते करते आप लोग मंथन कर लीजिए कि आप किसके साथ किसान की बात करेंगे। ऐसा 71 कार्यक्रम आज हमको यहाँ पे तय करना है, तिथि सहित आज से लेके 71 दिन तक तिथि सहित हमें इस कार्यक्रम को उतारना। दूसरी, इस किसान के साथ सबकी बात के अंतर्गत हम अपने महत्वपूर्ण 34 योजनाएं जो सीधे किसानों के साथ, महिलाओं के साथ और सामाजिक धरातल पर, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उनके लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम आप सब तक व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाएंगे। आप उसको अध्ययन करें और उसको भी हमें उसमें सम्मिलित करना है योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में। और सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी है कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना दे दी है, तो उस योजना में क्या है, वो योजना कैसे लागू होगी, उस योजना को लागू करने का दायित्व किस अधिकारी पर है, ये हम आप लोग जो भी उसमें बोलने को जाएंगे और जो उसमें बताएंगे, तो वो हम पूरा का पूरा सबको ब्रीफ करेंगे। और इस तरीके का हमें 71 कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी को समर्पित करना है 71 दिन के अंदर। और देखिए क्या है कि हम सब एक राजनीतिक दल के भी कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के होने के साथ साथ, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं और उत्तराखंड के, उनका दायित्व तो इस वक्त ज़्यादा बनता है, क्योंकि हम लोग अभी, जैसे कि भाई साहब के नेतृत्व में हमने कई गांवों में चर्चा करी, तो बहुत सी जगह क्या होता है कि सरकार के साथ विभेद ना होते हुए भी विभेद है। और विभेद इस दृष्टिकोण पे है कि उनको एक गुमराह की व्यवस्था दी गई है। एक 3 बिल आया है और मुझे लगता है कि आप सबको पता हो 3 बिल क्या है और भारत के निर्माण में उसकी भूमिका कितनी सुदृढ़ है, ये भी हम सबको पता है, लेकिन उसको लेके गुमराह किया जा रहा है। तो आपको उस पर भी अध्ययन करना होगा। जैसे आप रामायण गीता का अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से उन तीनों कृषि विधेयकों का अध्ययन करके आपको जनता के बीच में जाना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न और उत्तर वहीं से आएंगे। सबसे पहले आपसे जो लोग, आप जब योजनाओं को लेके जाओगे, तो क्योंकि वो क्या हुआ है, भ्रमित कर दिया गया है। 2% लोग हुए हैं, 1% लोग हुए हैं, लेकिन भ्रमित हैं। तो उससे हमें लड़ना है कि ये है, इससे आपका, जैसे अब राजस्थान में हम गए भाई साहब, वहाँ हम लोगों ने कहा जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो जब बात ये आई कि आपने अपना बाजरा हरियाणा कैसे बेच लिया, ये तो इसी योजना के तहत चले गए ना, नहीं तो नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो तब आदमी को लगता है हाँ यार इसमें तो फायदा हो गया मेरा। दूसरी चीज, ऐसे एमएसपी को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं, तो ये सब पे हमें इसके बाद चर्चा करनी है, क्योंकि इसी सब को हमें पॉजिटिव दिशा में 71 कार्यक्रम करके जन जागरूकता में, देखिए क्या होगा, 71 कार्यक्रम से बहुत बड़ी क्रांति नहीं आ सकती, लेकिन गिलहरी का प्रयास हो सकता है राम सेतु बनाने में। ठीक है ना, तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि जब देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने संगठन पे, अपने स्वयं शरीर से हम जितनी जन जागरूकता फैला सकें उतना काम करें। तो आप सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रमों में आपकी क्या रूपरेखा होगी, आप लोग किन किन प्रदेशों में उसको लेके जाएंगे, कहाँ कहाँ कार्यक्रम करेंगे, स्थान भी सुनिश्चित करें तो बहुत अच्छा होगा। हर राष्ट्रीय पदाधिकारी, क्योंकि अभी हमारे पास संगठनात्मक ढांचा कम है, तो हम ही हैं जो कुछ हैं, तो इसलिए आप सबका दायित्व बन जाता है। हम 25 लोग हैं, मान लीजिए अभी 25 दूना 50 कार्यक्रम, बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सक्षम है आके कार्यक्रम करने में 10 हैं, तो इसलिए इस तरीके की हम सब पे 2-2 कार्यक्रम की जिम्मेदारी आती है। तो 2-2 कार्यक्रम के हिसाब से आज आप लोग इसके बाद वाले सत्र में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम सिर्फ उसी पे चर्चा करेंगे, और वही हमारी तरफ से तोहफा होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। धन्यवाद। ये सत्र यहाँ पर समाप्त हो। आप बोलेंगे कुछ साहित्य भी है क्या अपना, थोड़ा देखो सर, साहित्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी अध्यक्ष बनी है माननीय। अच्छा, एक मैं निवेदन करूँगा, आप सब जानते मैं खुद बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, सरकार में भी हूँ, लेकिन फिर भी अभी हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि राजनीतिक संगठन नहीं है भाई कोई, और हम जनता के बीच में जब जाएंगे और हम ये कहेंगे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की हम योजनाएं लाए हैं, तो
संभवतः सारे किसान आपसे सहमत नहीं होंगे। मैं जवाब दूंगा ना उसका भी। पहले हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें सरकार हमारी है, हमारी सरकार वर्तमान सरकार जो है उसकी योजनाओं को हम लेके बीच में आए हैं। हम अगर यूँ कहेंगे कि हम अपनी सरकार की योजनाएं लाए हैं तो एक संदेश हमारे जो गैर राजनीतिक विषय का जो संबंध जो आता है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। एक तो विषय ये हो गया। अब गांव में अब हम जाएंगे और किसानों से जुड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो कि आजकल तो किसान भी हर राजनीति से जुड़ा हुआ है, हर एक दलों से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ हमें समस्या फेस करनी पड़ेगी। तो हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सांप हमको मारना है, लाठी अपनी सुरक्षित रखनी है। डॉक्टर साहब जी, दरअसल महामंत्री जी पूरी बात आपको समझा नहीं पाए जी। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा संगठन किसान और सरकार के बीच में सेतु का काम करेगा। ये सरकार की योजना लेकर जाएंगे हम। एक आपके जो किसान कल्याण परिषद है इसका एक 8 पेज का फोल्डर होगा साहित्य। वो साहित्य जब जो पूछ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ, वो बन रहा है, तैयारी में लगा है। हम बताएंगे ये सरकार सबकी होती है। जो आप कह रहे हो मैं बता दूं, सरकार किसान की भी है, सरकार मजदूर की भी है, सबकी सरकार है। हम कह रहे हैं हमारी सरकार मोदी जी की जो कार्य योजना है, जितनी भी कल्याणकारी योजना इसमें है जी, आपको मिली है या नहीं मिली है? आपको मिली है या नहीं मिली? एक मिनट मेरा जवाब सुनिए। नहीं, हमारे पास नहीं मिली है। नहीं, मैं आपको क्या करूं, आपको नहीं मिली है। पब्लिक से, जनता से हम पूछेंगे हम अध्यक्ष जी से विषय थोड़ा मैं वही विषय का जवाब दे रहा हूँ, बताएं। वही सुन ले, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। हमारा ये साहित्य होगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है जी, ये आपके गांव तक पहुंची है नहीं पहुंची है? आपके पास तक पहुंची? मेरा जवाब सुन लो पहले। हाँ, जवाब दे। पूरी नहीं पहुंची है। मैं तो खुद कह रहा हूँ नहीं पहुंची। अगर पूरी पहुंच गई होती तो फंक्शन में नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। ये काम तो हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचा दिया है, घर घर तक पहुंचा। मैं वही कह रहा हूँ, इसी को लेके जाएंगे। यही मेरी कहना चाह रहा हूँ कि ये हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये कर रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारा संगठन नहीं चलने दो। हमारा संगठन ये बनाने की जो पड़ी है किसान कल्याण परिषद, इसीलिए पड़ी है जी। जो आप कह रहे हो राजनीतिक, हम यही समझाएंगे, हम किसानों के हित के लिए बनाया हमने जी। ये ठीक रहेगा। ये किसानों क्योंकि अभी मैं शुरू से आपको हुआ है, मैं कह रहा हूँ किसान बटा हुआ नहीं समझे जी। शायद एक मिनट बाबूजी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसान में क्या घर में भी 2-2 पार्टी हो रही हैं। हाँ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम किसान की बात सबके साथ जी, हम किसान से बात करने ये जा रहे हैं कि ये योजना लागू नहीं हुई ना। हम तो कह रहे हैं ना नहीं हुई, हम खुद कह रहे हैं नहीं हुई है सारी। हम ये क्यों नहीं हुई, हम ये तो पूछना चाह रहे हैं। किसान की कमी से नहीं हुई है, सरकार की कमी से नहीं है। सरकार की कमी से नहीं हुई है, किसान की कोई कमी नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये दायित्व तो उसका ही बनता है ना जो लेने वाला है। एक मिनट, हमारा भी एक मकसद, एक मिनट अभी मकसद नहीं है जो मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने यही बताना चाह रहा हूँ कि ये किसान कल्याण परिषद का मकसद कोई राजनीतिक चुनाव का एजेंडा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ जी, बताओ ये किसान, हाँ, ये सिर्फ किसान के कल्याण के लिए काम करेगा। किसान के कैसे आय दुगनी हो उस पर काम करेगा, किसानों को समझाने का काम करेगा, और किसानी की जो परेशानी होगी उसको दूर करने का काम करेगा। इसको हम लेकर जाएंगे और अगले सत्र में फिर चर्चा करेंगे। अब भोजन रेडी, भोजन रेडी है, आप सब लोग भोजन करें। आइए, अब उस पर चर्चा करेंगे, आपकी बात भी करेंगे, अलग से भी करेंगे। हो गया? जब बोलिए मोबाइल ले लीजिए, 4-5 शॉट ले लीजिए। तो वीडियो में तो बुलवा भैया, संकल्प ले लीजिए ना, आप तो स्टिल हो गया। संकल्प बोलो, आप आगे बाकी लोग पीछे ऐसे बोलते हैं। हाँ, हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि आज से 71 दिन तक लगातार सरकार द्वारा किसान कल्याणकारी योजनाओं को जो किसानों के लिए लागू की गई हैं उनको लेकर गांव खेत खलियान तक जाएंगे
और सौभाग्य से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हम सभी उनकी बहुत बहुत बधाई देते हैं उनको, लंबी आयु की कामना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी लंबी आयु हो और देश का ऐसे ही नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दो, संस्था वाले पेज पे लाइक करो। इस प्रकार है ना संस्था पे क्या ले लो ही देते, मैं लगा देता हूँ। हाँ, छोड़ो। ठीक ठीक छोड़ो, सीधे तो ऐसे सर। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, एजेंडा क्या है? आज हमारी पहली बैठक दिल्ली में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं रखी है हमने और आगामी योजनाओं पर चर्चा की है सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कि किस तरह से किसान कल्याण परिषद आगामी कार्यक्रम तय करेगी। और अभी हम बैठक में तय करेंगे कि जो हमें 71 दिन के कार्यक्रम बनाए हैं कैसे कैसे किस पदाधिकारी की कौन से ज़िले में कौन से प्रदेश में ड्यूटी लगेगी। और हम गांव-गांव जाकर पूरे प्रदेशों में हमारे सभी सदस्य जाएंगे और किसान की बात किसान के साथ कार्यक्रम शुरू करेंगे। किसान की बहुत सारी तकलीफ है, क्या लग रहा है आपकी संस्था उन सभी किसानों के तकलीफ़ों को दूर कर पाएगी? देखिए, हमारी जो संस्था है इसका उद्देश्य ही किसान कल्याण के लिए है और इसका नाम भी किसान कल्याण परिषद रखा हुआ है। हम जितने भी किसान को परेशानी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसान और सरकार के बीच में सेतु का काम करेगी हमारी ये संगठन किसान कल्याण परिषद। नए कृषि कानून को लेकर के तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और किसान इससे काफ़ी प्रभावित भी हैं, तो इसको लेकर के आपके पास कोई योजना है उनको समझाने के लिए? कुछ बता। हाँ, हमारे पास योजना है, जो सरकारी योजना उनको लेकर के जाएंगे किसानों के बीच में। लेकिन धरना प्रदर्शन करना तो मौलिक अधिकार है आदमी का, वो अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह भी कर सकता है, भूख हड़ताल भी कर सकता है, धरना भी दे सकता है, उसमें तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, बांध नहीं सकता। लेकिन हम प्रयास करेंगे समझाने का कि किस तरह से लागू नहीं हुई है ये योजना है, इनका लाभ मिला नहीं है, तो उसको लाभ दिलाने का काम हमारी संस्था करेगी किसान को। जो ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी कुछ किसान हैं, उसके अलावा उनके लिए भी कुछ आप काम करने वाले हैं? जितने भी खेतीहार मजदूर हैं, खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम सबके लिए काम करेंगे, क्योंकि किसान अकेला काम नहीं करता है। गांव में 10 तरह के लोग रहते हैं जो खेती से जुड़े रहते हैं। हम सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। और आज जो शहरों में आज बसे हुए हैं ना, वो 80% गाँव से ही लोग आए शहरों में बसे हुए हैं, गाँव के ही लोग हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 2-2 हज़ार रुपये करके किसानों को दी जा रही है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई आप लोग कोई जिले में कोई सेंटर खोलेंगे करने के लिए, या उसके लिए कोई वाला 6,000 1 साल का 3 किस्त में जाता है, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछिए। 1 एकड़ पर नहीं है, पहली तो रात दी गलती। 1 एकड़ पर नहीं है, वो सीमांत किसान के लिए है जी। हाँ, वो 2-2 हज़ार करके 3 किस्त जाती हैं, 6,000 रुपये सालाना। ये अच्छा प्रयास है, अच्छा प्रयास है, इसमें कोई नहीं है। जो रह गए हैं, जो आपने बात करी है कि बहुत से लोग ऐसे किसान रह गए हैं जिनके खाते में नहीं जा पा रहा है, तो हम अभी हमारे जो सभी सदस्यों ने तय करा है कि हम विधानसभा से लेकर
गांव तक, पंचायत तक जाएंगे और ये देखने का काम करेगी हमारी किसान कल्याण परिषद कि किस कारण से किस किसान को नहीं मिल पाया है लाभ, वो अधिकारी की उससे नहीं मिल पाया है या किसान की कमी से नहीं मिल पाया है, तो उसमें भी हम उसको, किसान की समस्या को दूर कराने के हमारे आदमी जो गांव में होंगे, जो भी हमारी कमेटी बनेगी उसमें मदद करेगी। भैया, क्या देश के लगभग सभी राज्यों में किसान कल्याण परिषद के जो पदाधिकारी होंगे और सब कुछ खास विशेष राज्य में ही ये किसान कल्याण योजना? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे भारत में है। अभी आपके सामने ये 25 प्रदेशों के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, 25 प्रदेशों के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। जो भी 36 प्रदेश हैं सबके प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। सभी विधानसभाओं में हमारी समिति गठित होगी और ग्राम पंचायत स्तर तक टाइम लगेगा, लेकिन हम ये जरूर वादा करते हैं कि 1 साल के अंदर हम गांव-गांव तक कार्यकर्ता अपने पहुंचाने का काम करेंगे। किसान और देश के किसानों से आपका क्या मैसेज है, संदेश क्या है? हमारा किसान के बेटे होने के नाते, और यहाँ जो हमारे सभी साथी बैठे हैं, राजस्थान से डॉक्टर साहब बैठे हैं, आलोक पांडे जी प्रतापगढ़ से बैठे हैं, ये भाई मुजफ्फरनगर से बैठे हैं, ये गुजरात से आए बैठे हैं, ये राजस्थान से बैठे हैं, ये दिल्ली से बैठे हैं, ये हरियाणा से हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं, ये मध्य प्रदेश हरियाणा सभी राज्यों से हैं, राजस्थान से, दिल्ली से डेरा साहब बैठे हैं, सभी प्रांतों से, पंजाब से बैठे हैं, सभी प्रांतों से लोग आए हुए हैं। और हम किसान को ये मैसेज देना चाहते हैं, किसान अनाथ नहीं है, इस देश का अन्नदाता है। हम किसान के साथ खड़े हैं, हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसान के पास योजना पहुंचाएंगे और उनका हक दिलाने का काम करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। किसान कल्याण परिषद ने किसान संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाने का फैसला किया है, तो इसका क्या मैसेज क्या है किसानों को? तो मैसेज तो हमने सीधा दे रहे हैं ना, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो जब भी तो संकल्प लिया हमने। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 71वां जन्मदिन है आज, तो आज सौभाग्य से हमारी भी पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। हमने सबने मिलकर मोदी जी के जन्मदिन पर उनको धन्यवाद दिया है और उनकी दीर्घ आयु की कामना करते हैं, क्योंकि इस देश को चमकाने में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं न कहीं एक आरोप या विपक्ष के द्वारा ये बोला जा सकता है कि क्या आप बीजेपी घटक दल की ये संस्था है या आप स्वतंत्र संस्था है आपका? देखिए, हम लोग सब राजनीतिक रूप से बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन ये संस्था बिल्कुल अलग है, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकारी योजनाओं को लागू कराने के लिए, किसान कल्याणकारी योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए ये संस्था गठित करी गई है। मतलब सारे लोग, सारे पदाधिकारी भाजपा के नहीं हैं, कुछ कार्यकर्ता हमारे रहे हैं भाजपा में, अच्छे काम करते रहे हैं, उनकी अभी भी भावना है और वर्तमान सरकार जो अच्छे काम कर रही है इसलिए उनके साथ लोग खड़े हैं। कोई प्रधानमंत्री के रूप में उनको हम ज़्यादा वो नहीं समझ रहे, उन्होंने देश के लिए जो अच्छा काम किया है और वर्तमान हमारे विश्व भर में जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही उनके परिप्रेक्ष्य में सरकार के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोग उनके साथ हैं। और किसानों के लिए भी बहुत अनेक पिछले लंबे समय से योजनाएं जो थी हम लोग चाहते थे वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन उन्होंने अच्छा स्टेप उठाए हैं। बेशक को अभी कुछ राज्यों में जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें कोई संशय नहीं है कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए कल्याणकारी योजना आई हैं, उनमें कुछ लागू नहीं हुई है, उनको लागू कराने के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रतिबद्ध हैं किसान के उत्थान के लिए। क्या करना है?